अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं श्वेता भट्टाचार्य आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। पालक की खेती से किसान कमा रहे हैं अच्छा मुनाफा। सरसों की फसल में लगने वाले रोग और उसके नियंत्रण पर जानकारी। सोलर संयंत्र की कृषि में उपयोगिता और इसके रखरखाव पर जानकारी। प्रदेश के बहुत से किसान पालक की खेती करके अच्छा उत्पादन वो ले रहे हैं। हरियाणा राज्य के एक प्रगतिशील किसान अश्विनी कुमार ने भी पालक की खेती की है और इस फसल से 45 दिनों में करीब 25,000 रुपए तक का मुनाफा कमाया है। तो फसल से अच्छा उत्पादन लेने के लिए उन्हें कौन कौन से जरूरी कार्यों को किया है, आइए मिलते हैं उन्हीं से और जानते हैं उनके अनुभवों को। किसान भाइयों नमस्कार, अन्नदाता कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे हरियाणा के एक ऐसे किसान से जो कि पालक की खेती करके बहुत अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं और साथ ही साथ जानेंगे उनके अनुभव और साथ ही साथ जानेंगे वो तौर तरीके जो अपना के वो इस समय पालक की बहुत बढ़िया उम्दा खेती जो है कर रहे हैं और अधिक से अधिक मुनाफा जो है कमा रहे हैं। सबसे पहले हमें ये बताइए कि जब पालक की खेती आप करते हैं तो कौन कौन सी सावधानियाँ आप बरतते हैं और किस तरह से खेत को तैयार करते हैं? सबसे पहले ट्रैक्टर से खेत को जोतते हैं जी। जोतने के बाद उसमें 150 से 200 कुंटल सड़ी गोबर की खाद हम प्रयोग में लाते हैं। इसमें किसान भाइयों बता दें, सड़ी गोबर की खाद जो है हम खेत की तैयारी करते समय प्रयोग में लाते हैं। अच्छी तरह से बहाई करा के खेत को प्लेन करते हैं जी। अश्विनी कुमार का कहना है कि पाटा लगाने के बाद कंदरे या कस्सी से बेडिंग तैयार करते हैं। बेडिंग बनाने के बाद खेत में हल्के से बीज की बुआई करते हैं। तो जो जिस समय आप इसकी बिजाई करते हैं जी, तो क्या कोई विशेष सावधानी इसमें बरतते हैं आप? हवा के टाइम पे बीज उड़ जाता है जी, उसको हल्के तरीके से बोना पड़ता है। यानी कि हवा चल रही हो तो बीज ना हो। बीज बोने के बाद उसे फिर से समतल किया जाता है जिससे बीज नहीं उड़ता। बीज की बुआई के कुछ समय बाद उसमें उर्वरकों का प्रयोग करते हैं। जब पौधा बड़ा होने लगता है तब उसमें 20 किलो यूरिया खाद का प्रयोग करते हैं। और इसके बाद अगर हम इसके जब थोड़ा बड़ा होना शुरू हो जाता है तो उस समय क्या इसमें सावधानियां बरतते हैं? एक तो उसमें देखो कि घास वगैरह जो खरपतवार है वो ना होए। अगर होए दवाई वगैरह नहीं डलती तो खुरपा लेके अपना उसको निकाल देते हैं, लड़ाई कर देते हैं जिसकी। इसमें नीम वाली कीटनाशक दवाओं का प्रयोग केवल कीड़े लगने पर ही करते हैं। अधिक पैदावार करने के लिए वे इसमें सिंचाई जरूरत के अनुसार करते हैं। अगर सिंचाई अधिक हो जाए तो इसकी पैदावार कम हो जाती है, इसलिए इसमें कम पानी की आवश्यकता होती है। पैदावार को बढ़ाने के लिए वे इसमें डाई के साथ साथ मुर्गी की देशी खादों का भी प्रयोग करते हैं। उन्होंने अपने खेतों में पालक का 1 किलो बीज लगाया था और पालक की खेती में अभी तक 2500 रुपए के आसपास लागत आ चुकी है। अभी तक अश्विनी कुमार पालक की फसल से करीब 25,000 रुपए तक मुनाफा ले चुके हैं और आने वाले तुड़ानों से 5-6 हजार का मुनाफा और लेंगे। 45 दिनों की इस फसल से करीब 31,000 रुपए तक का मुनाफा उनको मिलता है। हर साल पालक से अच्छा मुनाफा वो कमा रहे हैं। इसकी खेती के बारे में और अधिक जानकारी के लिए आइए मिलते हैं एक कृषि वैज्ञानिक से। किसान भाइयों, आज बात करते हैं पालक की सब्जी में लगने वाले कीट और रोगों के प्रबंधन के बारे में।
पालक एक बहुत ही पौष्टिक सब्जी है और वर्तमान में पालक की खेती सभी मौसम में होने लगी है। गर्मियों में इसकी खेती छाया में की जाती है सामान्यतया, और सर्दी में इसकी मुख्य फसल ली जाती है, परंतु इसमें लगने वाले कीट और बीमारियों के कारण से किसान भाइयों को काफ़ी नुकसान होता है। आज बात करते हैं इसमें लगने वाले प्रमुख कीट और रोगों के बारे में, जिसमें प्रमुख कीट है चेपा। चेपा पालक की पत्तियों का रस सूंघ करके काफ़ी नुकसान पहुंचा देता है। उससे पत्तियों का आकार जो है छोटा हो जाता है। साथ साथ में इसके कीट जो है पत्तियों पे लगे रहने से मार्केट वैल्यू घट जाती है। इसकी पत्तियां मुख्य खाद्य पदार्थ होने के कारण से इन्हीं की सब्जी जो बनती है, और अगर उन पे किसी भी प्रकार से चेपा या कोई कीट के अवशेष मार्केट में पहुंचते हैं तो उनको ग्राहक लाइक नहीं करते हैं। चेपा रस चूसने के साथ साथ में पत्तियों के ऊपर चिपचिपा पदार्थ भी स्रावित करता है, तो कई बार उसके ऊपर कवक का प्रकोप भी बढ़ जाता है। चेपा से बचने के लिए मेलाथियान 50 EC 1 मिलीलीटर दवा प्रति लीटर पानी में डाल करके छिड़काव करना होता है। साथ साथ में ये छिड़काव 7 दिन के अंतर पे 2 बार दोहराना होता है। इसके साथ में किसान भाइयों ये भी ध्यान रखिए कि अगर चेपा आसपास की दूसरी फसलों में भी अगर लग रहा है तो छिड़काव जहां तक संभव हो पूरे खेत में एक साथ करना चाहिए, ताकि चेपे को नियंत्रित किया जा सके। इसके साथ साथ में दूसरा एक कीट जो लगता है वो लगता है पत्ती भक्षक कीट। पत्ती भक्षक कीट की जो लटें होती है, विशेष रूप से इसका जो लार्वा होता है वो पत्तियों को इस प्रकार से काट देता है, और इस प्रकार से कटी हुई पत्तियों का जो मार्केट वैल्यू है वो बिल्कुल शून्य हो जाती है। ये जो कीट आपको दिखाई दे रहा है बहुत ही छोटा कीट है, ये धीरे धीरे बड़ा हो जाता है, हरे रंग की लटें होती है, और एक पत्ती का आप नुकसान देख रहे हैं कि ये पूर्ण रूप से पत्ती खाने के योग्य नहीं रही है। इसको नियंत्रित करने के लिए डाइमिथोएट 1 ml मात्रा प्रति लीटर पानी में या मेलाथियान 50 EC 1 ml मात्रा प्रति लीटर पानी में डाल करके इसका छिड़काव हमें करना होता है, और आवश्यकता होने पे ये छिड़काव दोबारा दोहराया भी जा सकता है, जो 7 से 10 दिन के अंतर पे आवश्यक होता है। इस प्रकार के कीटों को नियंत्रित रखने के लिए क्लीन कल्टीवेशन की आवश्यकता होती है। किसान भाइयों, आप ध्यान रखिए कि पालक में किसी भी प्रकार का वीड और दूसरी प्रकार की जो खरपतवार और दूसरे अन्य पौधे हैं वो नहीं होने चाहिए, और पौधों को स्वस्थ और लाइन में अगर हम बुआई करते हैं तो इस प्रकार के कीटों का प्रकोप काफ़ी कम होता है। कीटों के साथ साथ में पालक में मुख्य रूप से कुछ बीमारियां हैं, जिनमें आर्द्र गलन मुख्य बीमारी है जो प्रारंभिक अवस्था में ही उसको नुकसान पहुंचाती है, और आर्द्र गलन के अंदर पौधा जिस जगह से जमीन के साथ जुड़ा हुआ होता है या जहां जड़ और तना एक साथ लगते हैं वहां पौधे सड़ जाते हैं। इससे बचने के लिए पालक के बीज उपचार करना चाहिए, और बीज उपचार करने में हम डाइथेन M45 या बावस्टीन की 2 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज को उपचारित करने में काम में ले सकते हैं। पौधे के अंकुरण के साथ साथ में ही जैसे ही अंकुरण होकर के बाहर आता है उस समय हमें डाइथेन M45 की 2 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में घोल बना करके 400 लीटर पानी का प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव भी करना चाहिए। ये समस्या जिन खेतों में ज़्यादा हो वहाँ पे उठी हुई क्यारियों में भी पालक की बुआई कर सकते हैं, जिससे इस रोग से आसानी से बचा जा सकता है। अपने प्रदेश में सरसों की खेती व्यापक क्षेत्रफल पर की जाती है, और जिन किसानों ने सरसों की फसल लगा रखी है उनकी फसल बुआई के अनुसार बढ़वार की विभिन्न अवस्थाओं पर है, लेकिन इससे अधिक उपज के लिए जरूरी है कि फसल को रोगों से मुक्त रखा जाए। तो सरसों की फसल में कौन कौन से रोग लगते हैं, उसका नियंत्रण कैसे करना है, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं एक कीट वैज्ञानिक डॉक्टर DK जैन। किसान भाइयों, सरसों में लगने वाली मुख्य बीमारियों की अगर बात करें तो इसमें मुख्य रूप से सफ़ेद गेरोई या वाइट रस्ट या फफोला जिसको कहते हैं वो बीमारी मुख्य रूप से है। किसान भाइयों, जो पत्तियां हैं उनकी निचली सतह पर सफ़ेद कलर के चूर्णित जो हैं वो धब्बे पड़ जाते हैं। पहले तो शुरू की अवस्था में ये धब्बे छोटे होते हैं और खुरदरे होते हैं, धीरे धीरे ये धब्बे आपस में मिल जाते हैं और बड़े बड़े हो जाते हैं, और जिससे क्या होता है कि इनके आपस में मिलने से उस पौधे की उसमें पत्तियों की जो है तो त्वचा जो है वो फट जाती है, उसमें से पाउडर जलने लगता है। यह पाउडर जो है उस रोग के जो बीजाणु हैं और फिर इस रोग की तीव्रता को और बढ़ाते हैं।
दूसरी तरह का जो संक्रमण होता है वो होता है सर्वांगी, जिसको सिस्टेमिक कहते हैं। इसमें किसान भाइयों जो पौधे का है उसका डंठल और पुष्पक्रम प्रभावित होता है, जो कि आप देखेंगे कि पुष्पक्रम में अतिवृद्धि आ जाती है। जो पुष्पक्रम है जो वो 12 से 15 गुना बढ़ जाता है, यानी कि उसकी अतिवृद्धि हो जाती है। और आप देखेंगे कि वो जो विकृत भाग है, निषिक्तांड या जो स्पोर्स होते हैं, वो कि अगले साल वापस उसको बीमारी को फैलाने में मदद करते हैं। इस बीमारी से निजात पाने के लिए किसान भाइयों अपने को यह ध्यान रखना है कि इस बार तो आपने सरसों बो दी है, लेकिन अगली बार ध्यान रखें कि इसका बीजोपचार अपने को एप्रोन से 6 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से अपने को उपचार करना है। खेत को अपने को हमेशा ये ध्यान रखें किसान भाइयों खरपतवार से मुक्त रखना है, और इसके लिए जो कवकनाशी जो सिफारिश किए गए हैं उसमें आप रिडोमिल MZ को छिड़काव कर सकते हैं, या M45 का है उसका छिड़काव कर सकते हैं, या फिर आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का है। इन तीनों रसायनों का किसान भाइयों 1.5 ग्राम से 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से इनका छिड़काव कर सकते हैं। ये छिड़काव किसान भाइयों अपने को 10-15 दिन के अंतराल पर वापस 2 से 3 बार इसको अपने को वापस दोहराना है। दूसरा इसमें मुख्य रोग है जो किसान भाइयों अल्टरनेरिया पत्ती धब्बा के नाम से भी इसको जाना जाता है। इस रोग में आप देखेंगे कि किसान भाइयों पत्तियों पर शुरू में काले काले कलर के पिन की आकार के काले धब्बे पड़ जाते हैं। ऊपर की तरफ से उन पे पीला निशान रहता है, और फिर ये धब्बे धीरे धीरे जैसे जैसे वातावरण में आर्द्रता बढ़ती है, ये किसान भाइयों धब्बे आपके तने पे, फलियों पे, दानों पे भी धब्बे पड़ जाते हैं, और जो फलियां होती है वो काली पड़ जाती है। इस रोग के आक्रमण से पौधे बहुत सी बार तो पत्तियां भी जड़ जाती है, और इसका पैदावार पे भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, और यह रोग किसान भाइयों फरवरी-मार्च तक चलता रहता है। तो इसके निजात पाने के लिए ये ध्यान रखें, ये किसान भाइयों एक बीज जनित रोग है। तो इस बार तो आपने बुआई कर दी है, और अगली बार आप ध्यान रखें कि इसका बीजोपचार करें। खेत में जो खरपतवार हैं उनको किसान भाइयों हमें नष्ट कर देना चाहिए, वरना ये बीमारी वापस आगे फैलती है। इसके अलावा किसान भाइयों कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का है उसको 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से, या M45 को हमें 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से हमें इसका छिड़काव करना चाहिए, और ये छिड़काव हमें 15 दिन के अंतराल पर वापस 2 से 3 बार इस छिड़काव को करना चाहिए। किसान भाइयों एक मुख्य रोग को इसमें और देखने को मिलता है, जो कि उसको अपन छाछिया या पाउडर मिल्ड्यू के नाम से भी जानते हैं। जैसे ही वातावरण में आर्द्रता बढ़ती है किसान भाइयों इस रोग का आक्रमण चालू हो जाता है। पौधों में फलियां भी कम बनती है और दाने की मात्रा भी कम रहती है, और इस तरह किसान भाइयों इस रोग के प्रचंड रूप धारण करने पर पौधों पे उपज में भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो इस रोग से निजात पाने के लिए किसान भाइयों हमें खेत को हमें खरपतवार मुक्त रखना है। साथ ही सल्फेक्स या केराथिन इसको हमें 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से हमें इसका छिड़काव करना है। 15 दिन के अंतराल पर इस छिड़काव को हमें वापस दोहराना है, या फिर सल्फर डस्ट या गंधक चूर्ण को हमें 20 किलोग्राम प्रति हेक्टर के हिसाब से, या डाइनो के 750 मिलीलीटर प्रति हेक्टर को हम इसका छिड़काव करने से इस रोग से हमें निजात पाया जाता है। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे है महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। दुनिया के नक्शे पर यह है इंडिया मेरी जान। भारत थोड़ा अलग है। देखा आपने, इतना सा भी छूट जाए तो सच अधूरा रह जाता है। बदलते भारत का पूरा सच। राष्ट्रीय समाचार हर रोज सुबह 8 और दोपहर 2 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। सोलर पैनल का इस्तेमाल आज कृषि क्षेत्र की आवश्यकता है, तभी कृषि क्षेत्र में तेजी से विकास होगा। आज प्रदेश के बहुत से किसान भाई इसका उपयोग कर अच्छा लाभ ले रहे हैं। तो किसान भाइयों, ये सोलर संयंत्र क्या है और आप इसका रखरखाव कैसे करें, इसकी जानकारी दे रहे हैं एक विषय विशेषज्ञ विजय कुमार लाभ। सौर ऊर्जा सूर्य द्वारा प्राप्त एक अक्षय ऊर्जा है, जिसका प्रयोग बिजली बनाने में कई वर्षों से किया जा रहा है।
इस तकनीक में बहुत से सुधार होते होते आज ये विद्युत उत्पादन का सरल एवं आसान तरीका बन गया है। सूर्य के प्रकाश को सोलर सेल द्वारा अवशोषित करके फोटो इलेक्ट्रिक विधि से सोलर विद्युत का उत्पादन होता है। इसे हम करंट के रूप में परिवर्तित करके सिंचाई जल निकालने में प्रयोग करते हैं। सूर्य से विद्युत उत्पादन हेतु एक मोटर, एक सोलर पैनल तथा एक दिखाए जा रहे ढांचे की निर्माण की आवश्यकता होती है। सोलर सेल, जो कि सिलिकॉन नामक धातु से बनाया जाता है, इसके ऊपर सूर्य किरणें जितनी ज्यादा पड़ती हैं, उतना ही ज्यादा विद्युत का उत्पादन होता है। यह सोलर पैनल 3 प्रकार के होते हैं। पहला मैनुअल, दूसरा स्टैंडर्ड और तीसरा ऑटोमेटिक ट्रैकर पैनल। आइए हम चर्चा करते हैं मैनुअल टाइप सोलर पैनल के बारे में। इस प्रकार के पैनल को सूर्य की दिशा में हाथों से घुमाना पड़ता है। ये कार्य कोई भी व्यक्ति कर सकता है। सुबह के समय सोलर पैनल को पूर्व दिशा की ओर रखते हैं, दोपहर के समय सूर्य की सीधी किरण में सोलर पैनल को रखते हैं और शाम को इसे पश्चिम दिशा में घुमाना पड़ता है। अब बात करते हैं स्टैंडर्ड टाइप सोलर पैनल के बारे में। ये एक स्थायी संरचना होती है, अर्थात इसे विभिन्न दिशाओं में घुमाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसके पैनल को दक्षिण दिशा की ओर स्थायी तौर पर लगा दिया जाता है। यह सुबह के समय थोड़ी देर से कार्य करना प्रारंभ करता है, इसलिए इसमें एक संशोधित संस्करण आया है जिसे ऑटोमेटिक ट्रैकर सोलर पैनल कहा जाता है। यह ऑटोमेटिक ट्रैकर अपने आप ही सूर्य जिस तरफ रहता है उस दिशा में घूम जाता है। इसमें स्टैंडर्ड टाइप सोलर पैनल की तुलना में 20 से 30% ज्यादा कार्य करने की क्षमता होती है तथा ये संयंत्र सुबह 8 बजे से ही कार्य करना प्रारंभ कर देता है, परंतु इसका मूल्य थोड़ा ज्यादा होता है। आजकल अनुदान की जहाँ तक बात है तो दिल्ली सरकार से MNRE बोलते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज, उनसे 30% की अनुदान तो है आज, लेकिन अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग अनुदान की सुविधा उपलब्ध है। उसमें प्लेट की जहाँ तक बात है तो प्लेट हर तरह का उपलब्ध है। सोलर पैनल जो होना चाहिए कम से कम 230 वाट का रहे तो कम पैनल लगेगा, कम जगह लेगी और एक कम्पैक्ट होगा, छोटे जगह में भी हम सोलर लगा सकते हैं। अनुदान 90% तक यदि है तो मैं बोलूँगा कि लोग वैसे तो छोटे पंपों पे हैं, तो यदि सामुदायिक एक बनाया जाए और सरकार के पास एक परियोजना भेजा जाए तो उस पर भी अनुदान दिया जा सकता है। यहाँ तक सोलर पंप के रख रखाव की सुविधा है तो मैं ये फिर एक विश्वास दिलाता हूँ कि यदि अच्छी कंपनी से अच्छे सिस्टम लिया जाए तो उसमें रख रखाव नहीं के बराबर है। रख रखाव में एक ही सबसे बड़ी बात है कि कहीं भी जो आप सोलर पैनल लगाएंगे पे एक पत्ते का भी छाया नहीं पड़ना चाहिए। वो पत्ते की छाया से भी, वो चूंकि सीरीज में जुड़ा होता है, पैनल में एक छोटा सा छाया भी उम्र है, उस पैनल की जो उम्र है सोलर पैनल की, वो घटा देती है और उसका इफिशियंसी जो है वो बहुत प्रभावित होता है। इसलिए सबसे पहला है कि जब हम इंस्टॉलेशन करें, जब हम उसे बिठाएं तो उसको ऐसी जगह पे बिठाएं जहां छाया एकदम ही नहीं हो, तो ये सबसे पहला है। दूसरा, उस पर जो धूल मिट्टी पड़ता है तो उसे रेगुलर हम साफ करते रहें, रोज एक बार उसे पोंछ दें, बस पानी से भिगो दें या पानी के कपड़ा लगा के भी साफ कर सकते हैं। आजकल डस्टर भी दिया जाता है बहुत सारे कंपनियों से, तो वो करें। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और कमर्शियल ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। दुनिया के नक्शे पर यह है इंडिया मेरी जान। भारत थोड़ा अलग है। देखा आपने, इतना सा भी छूट जाए तो सच अधूरा रह जाता है। बदलते भारत का पूरा सच। राष्ट्रीय समाचार हर रोज सुबह 8 और दोपहर 2 बजे।
के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता कार्यक्रम में आज जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम बाघोत, जिला महेंद्रगढ़ के रोहतास अंबावता ने। आप सर्दियों के मौसम में बकरियों की देखरेख पर जानकारी चाहते हैं तो रोहतास अंबावता जी आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाइयों, जो बकरी पालक हैं उनको शीतलहर या सर्दी से बकरियों को कैसे बचाया जाए उसका विशेष ध्यान रखना है कि जो भी हमारा बाड़ा है उसके चारों तरफ जो जालियां हैं या जो खिड़कियां हैं, दरवाजे हैं, उन पर हमको प्लास्टिक के पर्दे या गनी बैग जो जूट का कट्टा होता है उसके पर्दे बना के लटकाना बहुत ज़रूरी होता है। उनको शाम के समय गिराया जाता है और सुबह के समय उन पर्दों को हटा दिया जाता है जिससे धूप हमारे बाड़े में आए और बाड़ा जो गीला हो गया है वो सूखता रहे। और जब हम पर्दे गिराते हैं उससे क्या है कि हवा का आवागमन बंद हो जाता है और टेम्परेचर बाड़े का बढ़ जाता है, जिससे बकरियां आराम से रह सकती हैं और अपने को उस क्लाइमेट में ढालने की कोशिश करती हैं। दूसरे की जो हमारे छोटे बच्चे हैं उनकी मृत्यु दर बढ़ जाती है सर्दियों के समय में। उनमें दो बातें होती हैं। एक तो जब बच्चा पैदा होता है उसके बाद उसको टिंचर आयोडीन लगाना जरूरी है, क्योंकि उसका जो नाल होता है उसमें मैगट पड़ जाते हैं, पस पड़ जाता है, उससे का बचाव करना है। दूसरे उसको पिपराजिन सिरप 15 दिन पर 10-10 ml 15-15 दिन पर उसको पिलाना बहुत जरूरी होता है। तीसरे, बच्चों को जब भी हम सुबह के टाइम दूध पिलाते हैं तो उन बकरियों का दूध हमको बाड़े के अंदर ही पिलाना है, नमक के खुले आसमान के नीचे, क्योंकि सुबह का टेम्परेचर बहुत कम होता है और जब बच्चा बाड़े से बाहर आएगा तो उसको निमोनिया के चांसेस बढ़ जाते हैं। और जब रात को हम बच्चे को बाड़े में रखते हैं तो उसके नीचे घास का, पुआल का और जो सूखे भी वेस्टेज चीजें हैं जैसे घास है, इसकी पत्तियां हैं, उनका बिछावन हम लोग करते हैं। लेकिन बिछावन मुलायम होना चाहिए जिससे बच्चे उसमें आरामदायक महसूस कर सकें। ये नहीं कि हार्ड जैसे कड़वी या मक्का के डंठल या ऐसी चीज नहीं डालनी है, क्योंकि उसमें जब बच्चा बैठेगा तो उसमें थोड़ी सी बच्चा दिक्कत महसूस करेगा और वो आराम से बैठ नहीं पाएगा। आजकल बकरियों की किडिंग सीजन चल रहा है, जन रही हैं बकरियां। तो जैसा कि अभी आपको दिखाएंगे हम, उसमें बकरियों को जो जनने वाली हैं उनको 2 या 3 दिन पहले अलग बाड़े में बंद करें, जिससे क्या है कि जो दुधारू बकरी हैं या जो ड्राई बकरी हैं जो दूध नहीं दे रही हैं वो बकरियां उनको मारेंगी और उससे क्या है कि जो उनके गर्भ में बच्चा है उसको चोट लगने की संभावना रहती है, गर्भपता होने की संभावना रहती है। तो इसलिए उन बकरियों को आपको ब्याने से 2 या 3 दिन पहले अलग करके रखना है। जब बकरी ब्याह जाती है तो उस बच्चे को साफ करके अलग रखना है और उसका जो खीस है उसको आपको पिलाना है। ध्यान रखें खीस ज़्यादा न पिलाएं। शुरू में 100 ग्राम खीस पर्याप्त होता है। फिर धीरे धीरे के जब वो जेर मतलब जो जड़ गिरा देगी बकरी, उसके बाद जड़ को फेंक देना है। ध्यान रखें उस जड़ को बकरी खाने न पाए, क्योंकि उससे पॉइजनस के चांसेस हो जाते हैं। और जड़ गिराने के बाद बच्चे को आप और दूध पिलाएं और साफ सफाई करके उसको स्वस्थ रखें। शाम के समय बच्चे को आपको टिंचर आयोडीन उसमें और लगानी है। जो टिंचर आयोडीन हमने लगाने के दिखाया था उससे क्या है जो मृत्यु दर है इसमें क्या है कि पस पड़ेगा और कीड़े पड़ जाते हैं और बच्चे की मृत्यु दर बढ़ जाती है। जब आप टिंचर आयोडीन लगाएंगे ये 3 या 4 दिन आपको लगानी है। 3-4 दिन में उसका नाल सूख के गिर जाता है, तो दिन में 3 बार आपको टिंचर आयोडीन उससे लगानी है। समय समय से आपको दूध पिलाना है। दिन में 3 बार उसको दूध पिलाना है। और जो बकरी बच्चा जनी है उसको आप लोगों को ध्यान देना है 200 से 300 ग्राम उसको दाना और खिलाना है, क्योंकि उसके जो उसका ब्लड निकल गया है उसकी क्षतिपूर्ति के लिए उसको अलग से दाना और देने की जरूरत पड़ेगी। और नवंबर के महीना में PPR जिसको हम बकरियों की प्लेग बोलते हैं उसका टीकाकरण होता है। तो जो नज़दीकी आपके पशु अस्पताल है वहाँ जाके आप कह सकते हैं और वो डॉक्टर साहब आपके यहाँ बकरियों में आके PPR का टीका लगा सकते हैं, जिससे उनको जो प्लेग की बीमारी है उससे बचाव हो जाएगा।
किसान भाइयों, सर्दियों में एक बात का और विशेष ध्यान रखना है, जो बकरियों को हम पानी पिलाते हैं वो रात का पानी नहीं पिलाना है। जो ताज़ा पानी है आप बाल्टी से लाएं या तगारी में रख के, जो ट्यूबवेल है, कुआं है या हैंडपंप है, उसका ताज़ा पानी बकरी को पिलाएं, अति आवश्यक होता है। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। अच्छी बढ़वार के लिए गेहूं फसल का उचित प्रबंधन, आम के नए रोपित पौधे का पाले से सुरक्षा और अन्य प्रबंधन कार्य। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ETV हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है annadaata.hr.hp@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800108459 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर इसी वक्त आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं ETV न्यूज हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, खबर ही जीवन है।